परसों ही आई हूँ मैं यहाँ पे। उससे पहले वहाँ पे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। एक्चुअली जिस जगह पे मैं थी वहाँ पे अभी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, बट हम लोग उससे पहले ही वहाँ आ गए। बट अब वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे जो बॉर्डर्स पे खड़े थे वो स्नोफॉल में भी खड़े थे, हम भी वहाँ 5 घंटे खड़े रहे। इतनी भीड़ थी कि हम हिल भी नहीं सकते थे, हमारे पैर पूरे सूज गए। बहुत लंबी लंबी लाइंस थी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे लिए। वहाँ पे टैक्सी बंद हो चुकी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जिस बिल्डिंग्स पे हम रह रहे थे यूक्रेनियंस ने वो बिल्डिंग छोड़ दी थी, हम अकेले थे पूरी बिल्डिंग में। और सायरन सुनाई देते थे और हमें नीचे जाना होता था। और पूरी 3 से लेके 4 बजे तक ऊपर पूरी आवाज़ आती थी मिसाइल्स की, जेट्स चलते थे। मतलब हमें मतलब वो टाइम था, बहुत डर लगता था। बट फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से निकल जाना कभी चाहिए। ऐसी स्थिति को देखकर आया, बट रो भी नहीं सकते थे क्योंकि खुद को स्ट्रांग रखेंगे तभी वहाँ से निकल पाएंगे। और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया, क्योंकि जिस दिन हम निकले उस दिन वहाँ पे हमने कुछ मिसाइल्स देखी। और वहाँ पे उस रात हमें बोल दिया गया था कि यहाँ एक्टिविटी होंगी, और रात को लाइट्स बंद हो जाती थी पूरी, क्योंकि और बोला गया था कि जैसे 3 सायरन बजे हमें नीचे जाना है, हमें वहाँ बंकर्स में जाना है। तो ये सब थी, काफ़ी डरे हुए थे। कहीं बहुत सारे यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कीव का इलाका हो या खारकीव का इलाका हो या यूक्रेन के अलग अलग शहर हों, वहां पर भारतीय बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द फ्लाइट्स वहां पर पहुंचें और बच्चों को वहां से लेकर आया जाए, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो खाने को लेकर परेशान हैं या फिर मौसम के कारण काफी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे वापस घर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा है जो शायद इससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। हमारे साथ प्रतिभा एक लड़की है जो 3rd ईयर की छात्रा है, जो वहां पर MBBS कर रही थी और फिलहाल वो अपने घर आ गई हैं। राहत की बात है, लेकिन इनके अभी काफी दोस्त वहां पर फंसे हुए हैं। प्रतिभा, कहां आप पढ़ते थे और कौन सा ईयर आपका था और कैसी सिचुएशन वहां पर थी? मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं इवानो फ्रैंकविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हम यहाँ पे परसों ही आई हूँ मैं यहाँ पे। उससे पहले वहाँ पे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। एक्चुअली जिस जगह पे मैं थी वहाँ पे अभी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, बट हम लोग उससे पहले ही वहाँ आ गए। बट अब वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे जो बॉर्डर्स पे खड़े थे वो स्नोफॉल में भी खड़े थे, हम भी वहाँ 5 घंटे खड़े रहे। इतनी भीड़ थी कि हम हिल भी नहीं सकते थे, हमारे पैर पूरे सूज गए थे जब हम वहाँ पे आए। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद हम आए रोमानिया बॉर्डर तक जब आए, उसके बाद हम आ गए। बट हमारे बाद वहाँ पे बच्चे बढ़ते गए, जिसके बाद काफ़ी बच्चे जो हमारे साथ थे वो अभी तक भी इंडिया नहीं पहुँचे हैं। वो अभी तक भी रिफ्यूजी कैंप में हैं। 2-2 दिन भी लगे बच्चों को वहाँ से पार करने में, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और बाकी जो बच्चे खारकीव में है वो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैं यही जानना चाहता हूं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कीव या खारकीव या ओडेसा वाले इलाके में होंगे जहां पर लगातार बमबारी की खबरें आ रही हैं। उनकी कैसी स्थिति है? वो पहुंच पा रहे हैं रोमानिया, हंगरी या पोलैंड बॉर्डर पर? वो पहुंच भी तो कैसे सकते हैं वो बच्चे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि तुम लोग बॉर्डर्स तक पहुंच जाओ, बट कैसे पहुंचे? लगातार बार बॉम्बिंग हो रही है। वो लोग अपने मेट्रो स्टेशन में जहाँ भी वो लोग छुपे हुए हैं बंकर्स में, बाहर आ ही नहीं सकते बच्चे। 1200 किलोमीटर कुछ का रास्ता है, वो खुद से पार करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बाहर पे आर्मी है, लगातार वो लोग शेलिंग करते रहे जैसे हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है आना। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सेफ। कैसे आप लोग कैसे पहुंचे? हम वहाँ पर हमने बस की थी। हम बस से कुछ 5 घंटे का रास्ता था रोमानिया बॉर्डर का, तो हम लोगों ने बस में की। हम रात को कुछ 11:30-12 बजे के आसपास बस से निकले और सुबह हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद बस ने हमें कुछ 7-8 किलोमीटर दूर उतारा। वहाँ से हम पैदल चल के गए बॉर्डर पे। वहाँ पे हमने उन लोगों से शुरू में तो हमसे भी पहले वहाँ बच्चे खड़े हुए थे जो एक दिन पहले शाम को वहाँ पहुँच चुके थे।
बट उससे पहले हमसे पहले सिर्फ 4-5 लड़कियां ही गई थी। वो लोग कह रहे थे कि हम पहले लड़कियों को आने देंगे, बच्चों को आने देंगे, बट वो सिर्फ यूक्रेनियन बच्चों और यूक्रेनियन लड़कियों को ही जाने दे रहे थे। हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ी आगे थी, वो 4 बार बॉर्डर क्रॉस की, बट उसे 4 बार धक्के मार के दोबारा अंदर डाल दिया गया। उसके बाद जब हमने फाइनली एक बार धक्का आया, हम बॉर्डर के उस पार गए, तो उन्होंने हमें धक्का मार के दोबारा अंदर किया। हमें काफ़ी धक्के भी लगे, बट फाइनली कुछ 4-5 घंटों के वेट के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। फिर हमारी इमिग्रेशन हुई, फिर हम रोमानिया पहुंचे, जहाँ पे हमारी एम्बेसी थी, जिन्होंने हमें शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया। हमें वहाँ से बसेस हुई जिससे हम एयरपोर्ट पे गए, और वहाँ से हमारी फ़्लाइट हुई एयर इंडिया की, जो भी फ्री थी, और फिर हम इंडिया आए। ये पूरा जो मंजर था, पूरी आंखों देखी बातें थी, वो प्रतिभा ने बताई हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, छात्राएं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अगर वहां तक पहुंच जाएंगी तो फिर थोड़े से और ज्यादा प्रयास किए जा सकेंगे। आपने भी देखा कहीं पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, वहां पर कुछ आपको भी देखने को मिली? हमें ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट जिस दिन सबसे पहले था, हम सो रहे थे सुबह 4 बजे, और इवानो का जो एयरपोर्ट था, वो वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी। आवाज़ सुनाई दी थी कि हमारा फ्लैट वहाँ से काफ़ी पास है जहाँ पे हम रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, लोगों ने राशन भरने शुरू कर दिए थे। हम लोग बाहर गए, कैश, क्योंकि हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए। वहाँ पे जो ATMs थे, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस थी, बहुत मुश्किल से हमने पैसे लिए। वहाँ पे टैक्सी बंद हो चुकी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। जिस बिल्डिंग्स पे हम रह रहे थे, यूक्रेनियंस ने वो बिल्डिंग छोड़ दी थी, हम अकेले थे पूरी बिल्डिंग में, और सायरन सुनाई देते थे, और हमें नीचे जाना होता था। और पूरी 3 से लेके 4 बजे तक ऊपर पूरी आवाज़ आती थी मिसाइल्स की, जेट्स चलते थे। मतलब हमें, मतलब वो टाइम था, बहुत डर लगता था। बट फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रोना आया कभी ऐसी स्थिति को देखकर? आया, बट रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि खुद को स्ट्रांग रखेंगे तभी वहाँ से निकल पाएंगे। और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया, क्योंकि जिस दिन हम निकले उस दिन वहाँ पे हमने कुछ मिसाइल्स देखी, और वहाँ पे उस रात हमें बोल दिया गया था कि यहाँ एक्टिविटी होंगी, और रात को लाइट्स बंद हो जाती थी पूरी, क्योंकि और बोला गया था कि जैसे 3 सायरन बजे हमें नीचे जाना है, हमें वहाँ बंकर्स में जाना है। तो ये सब थी, काफ़ी डरे हुए थे, कहीं बहुत प्रतिभा, अभी भी आप टीवी देख रहे होंगे तो फिर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो मैं रही हूँ, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सहम जाते होंगे अपने बाकी दोस्तों के बारे में? अभी भी, मतलब मैं रेगुलर टच में हूँ सब बच्चों के साथ। मतलब हम, मेरे जितने ग्रुप में थे हम लोग, जो हमारे क्लास ग्रुप था, उसमें से ऑलमोस्ट बच्चे आ चुके हैं। बट अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो 3-3, 4-4 दिन से रिफ्यूजी कैंप में पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, फ्लाइट्स कम आ रही हैं, तो बच्चे नहीं आ पा रहे। अभी प्रतिभा, पढ़ाई को लेकर कितनी चिंता? पढ़ाई को लेके अभी बहुत चिंता है, क्योंकि हम अपने 3 साल हमारे लग चुके हैं। अब हमें आगे नहीं पता कि हम कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, क्योंकि 3 साल लगे हैं, प्लस बहुत इन्वेस्टमेंट भी हुई है हमारे पेरेंट्स की हमारे ऊपर। अब हमें नहीं पता आगे हमारा क्या होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे करियर के बारे में सोचे। प्रतिभा, एक सवाल भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? एक तो जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, और दूसरा अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आपके जैसे 20,000 बच्चे हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिल्कुल अपील करना चाहूँगी कि जितने बच्चे वहाँ पे उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जो बच्चे कीव में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो लोग खुद से नहीं जा पा रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करे, उन्हें जल्दी से जल्दी लेके आए, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे रह कितना डर लगता है। और हमारे करियर के बारे में भी सोचे, क्योंकि अगर यूक्रेन बर्बाद या जो भी होता है उनका, उससे हमें भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कुछ हमारे बारे में सोचे कि हम आगे इंडिया में कंटिन्यू कर पाए, या फिर जैसा भी हो हमें सपोर्ट करे पूरा। जो भी कोई बच्चा वहां पर फंसा होता है तो सबसे ज्यादा जो चिंता होती है उस बच्चे के अलावा उसके पेरेंट्स को होती है। यहां पर पिता परेशान थे, माता परेशान थी, लगातार फोन के टच में थे, फोन बंद हो जाता था तो मन में ऐसे ख्याल आते थे कि किस स्थिति में होगा हमारा बच्चा। इस समय प्रतिभा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी चिंता लगातार बनी हुई थी? चिंता तो बहुत थी। बच्चा किसी का वो भी वार में फंसा हो,
2-3 रात तो हम सो भी नहीं पाए अच्छी तरह से। मैं तो थोड़ा सा फिर भी सामाजिक तौर पे बाहर चला जाता था, मगर इसकी मदर का ज़्यादा बुरा हाल था। एक अच्छी बात थी, नेट चल रहे थे, बात हो रही थी और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी भरोसा था, वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगी। मगर चिंता है, और जो बच्चे फंसे हैं उनके लिए भी चिंता है। वो बच्चे सभी सुकुशल अपने घर आए। कल एक लड़के की बड़ी दुखद मौत हुई है। तो सरकार से यही अपील है मोदी जी से, हर बच्चे को वहाँ से खुद अंदर एंट्री जब तक हमारी आर्मी नहीं करेगी, सभी बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे। टीवी देख के डर लगता होगा आपको भी, क्योंकि लगातार टीवी पे ही आपकी नजरें होंगी। हाँ, हम तो टीवी पर देखते थे और सहम जाते थे, रात को रोते थे बैठ के बच्चे के साथ। अभी ये तो अच्छा था, प्रतिभा बहुत स्ट्रांग थी। ये इसने हमें कभी ऐसा नहीं है, खुद रोती थी मगर हमें कभी ऐसे शो नहीं होने दिया। कृष्ण जी, बच्चों की पढ़ाई इस समय सबसे ज्यादा उस पर चिंता का सवाल है, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चों की पढ़ाई अभी तो इनके आने के बाद ये चिंता हुई है। अभी 3rd ईयर चल रहा है, किसी बच्चे का तो लास्ट ईयर है। तो इस पर हमारी सरकार ने मेन फोकस रख के इन बच्चों को यहाँ पर कोई पेपर वगैरह क्लियर कराए, जो भी कराए, इन बच्चों को कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। क्योंकि अगर ये 5-6 महीने बाद वहाँ पर चले भी जाते हैं तो जहाँ पर युद्ध होता है, मेरे हिसाब से वहाँ पर तो बहुत समस्याएं आएंगी, लूट खसोट भी होगा, बच्चों के साथ गलत भी होगा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मोदी जी से यही अपील है, सरकार से यही अपील है, इन बच्चों के भविष्य के बारे में यही सोचा जाए कुछ। प्रतिभा भले ही बॉर्डर के नजदीक थी, 200-300 किलोमीटर का फासला था, इसलिए भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा उसके बावजूद भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो 1200 किलोमीटर दूर हैं, 1500 किलोमीटर दूर हैं, और उन्हें रोमानिया पहुंचना है, रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचना है, पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचना है, हंगरी बॉर्डर पर पहुंचना है। और ऐसे में उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेट्रो चलनी बंद हो गई हैं, टैक्सी वाले जो है ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ऐसे में समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन बच्चों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी चिंतित हैं, और चिंता पढ़ाई की भी है। क्योंकि प्रतिभा भले ही 3rd ईयर में हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर में हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके महज 40 दिन रह गए हैं और उनकी डिग्री अब संकट के घेरे में है। आगे सरकार इनके लिए क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत सरकार से इन बच्चों की, इन माता पिताओं की यही अपील है कि सबसे पहले तो इन्हें सेफली घर तक पहुंचाया जाए और उसके बाद इनकी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।